नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम बात करेंगे कपड़ा उद्योग की। दरअसल सरकार ने कपड़ा निर्यातकों के लिए एक बहुत ही अहम बड़ा फैसला लिया है। कपड़ा निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट यानी ROSCTL मतलब रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस, इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से। इससे कपड़ा निर्यातकों को उनके निर्यात पर केंद्रीय और राज्य करों पर छूट पहले की ही तरह मिलती रहेगी। इस पहल का मकसद ये है कि श्रम गहन जो कपड़ा क्षेत्र है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को, प्रतिस्पर्धी क्षमता को और भी बढ़ाना। जानकारों की माने तो इस योजना को आगे बढ़ाए जाने से निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को सभी टैक्स प्राप्त करने और उत्पादों को विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिवनेस बनाने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये योजना इस क्षेत्र में सकारात्मक भावनाओं को भी वापस लाने और भारतीय कपड़ा मूल्य श्रृंखला को, जो वैल्यू चेन है, उसको अगले 3 साल में $100 अरब का सालाना निर्यात हासिल करने में भी मदद करेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विशेष तौर पर इस योजना और कपड़ा क्षेत्र के तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में बहुत ही खास मेहमान भी अब से कुछ ही लम्हों के बाद जुड़ने वाले हैं। लेकिन आइए सबसे पहले निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट पर कि केंद्रीय कैबिनेट ने वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जैसा कि हमने आपको बताया, फैसले के तहत कपड़ा निर्यातकों के लिए केंद्र और राज्य के टैक्सेस में छूट की योजना को जारी रखने को मंजूरी प्रदान की गई है। आइए देखते हैं सबसे पहले ये एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यातकों के लिए बड़ा फैसला लिया। कपड़ा निर्यातकों के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट की योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इससे कपड़ा निर्यातकों को उनके निर्यात पर केंद्रीय और राज्य करों पर छूट पहले की ही तरह मिलती रहेगी। इस पहल का मकसद श्रम गहन कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है। We are very grateful to Honorable Prime Minister of India for sanctioning ROTCL for us. It's a great help because our industry employs more than 18 million people directly and another maybe 18 million indirectly. This will help us to compete with our neighboring countries, especially who are all enjoying that duty-free status. They announced for policies for 3 years, so we can cost our product well in advance and we can maintain the prices for next 3 years. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इस योजना को जारी रखने को मिली मंजूरी से निर्यात और रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी। इसका सबसे बड़ा जो फायदा जाएगा वो हमारे श्रमिक जो वर्कर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें महिलाएं, यंग बच्चे जितने भी स्कूल कॉलेज से आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार का अवसर बहुत बड़े पैमाने पे पैदा होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार का ये फैसला वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और इस चर्चा में हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं जयकरण सिंह, जो कि ट्रेड एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सिद्धार्थ राजागोपाल, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजगोपाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। शुरुआत मैं जयकरण सिंह जी आपसे करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि इस पूरे योजना को ROSCTL, इस स्कीम को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ये जो पूरा सेक्टर है कपड़ा उद्योग, उसमें जो भागीदार हैं उनको सहूलियत हो और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो वैश्विक मार्केट में उसका बना रहे। ये कहीं ना कहीं मकसद है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस फैसले को लेकर? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को जी। आप सभी को जैसे ज्ञात है कि हम लोगों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो बहुत विजनरी प्रधानमंत्री हैं, वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि किस तरह से
नए रोजगार का सृजन हो, रोजगार खत्म ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना आए और हमारे उत्पाद विश्व बाजार में किस तरह से टिके रहें। क्योंकि आप जानते हैं सभी कि हमारे जो खासकर वस्त्र उत्पाद हैं जो वो विश्व बाजार में बहुत एक गहरा कह सकते हैं कि कठिन कंपटीशन प्रतियोगिता से गुजरते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, उनको हम कहेंगे, जो हमारे कंपटीटर हैं उनको उसका लाभ मिलता है और हमें नहीं मिलता है। खासकर जो हमारे यूरोपियन मार्केट हैं वहाँ पे ड्यूटी डिसएडवांटेज है। बांग्लादेश जैसे कंट्री को जीरो ड्यूटी है, हमें हमारे उत्पादों पे 9.6% की ड्यूटी लगती है। तो इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हमारी जो स्कीम 8 मार्च 2019 को ये स्कीम लाई गई थी, जो हमारे एम्बेडेड टैक्स हैं वो जिनकी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है किसी तरह से जी। और उससे हमारे उत्पाद महंगे हो जाते हैं, तो उन उत्पादों को कैसे सस्ता बनाया जाए। और जो हमारी नीति है WTO की भी ये परमिटेड है, एम्बिट में आते हैं कि टैक्स एंड ड्यूटी नहीं, आपको एक्सपोर्ट नहीं करने, सिर्फ आपको उत्पाद एक्सपोर्ट करने। तो वो जो टैक्सेस ड्यूटी हैं वो ये मैकेनिज्म बनाया गया था 2019 में कि इनको टैक्सेस और ड्यूटीज हैं जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है उनको एक्सपोर्टर को वापस कर दिया जाए। तो इसी कड़ी में ये निश्चय किया गया कि ये किस तरह से इनको स्कीम को जारी रखा जाए, सो दैट कि एक्सपोर्टर जो हमारे हैं उनके सामने एक विजन रहे कि हमें एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो बार बार ये दिक्कत ना हो, विजन क्लियर रहेगा। क्योंकि इस तरह इस टेक्सटाइल में सबसे बड़ी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म पे होते हैं, 1 साल का 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट लगातार मिलते रहते हैं। तो अगर एक्सपोर्टर को ये पता नहीं होगा कि उसके पास ये बेनिफिट जो मिलने वाले हैं उनको कॉस्ट किस तरह से उनको कैलकुलेशन करें, ये कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए उनके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत अच्छा स्कीम लाया गया है, सरकार ने इस पर ध्यान दिया और इसको अप्रूव कर दिया है और ये लगातार अब 2024 तक, मार्च 2024 तक ही जारी रहेगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कदम है, एक विजनरी स्टेप है और हम लोगों ने जैसा सोचा है कि हमारी जो टेक्सटाइल के जितने एक्सपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो इसका फायदा उठाएगी और एक्सपोर्ट को कम से कम $100 बिलियन तक ले जाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हमने भी कहा कि $100 मिलियन तक ये जो एक चाहत है सरकार की इसको पहुंचाने की, उस दिशा में ये काफ़ी अहम, ये महत्वपूर्ण फैसला। हमारे साथ तीसरे मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ हैं ललित ठुकराल जी, जो कि कन्वीनर हैं यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठुकराल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं ठुकराल साहब आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले मेरा दूसरा सवाल जयकरण सिंह जी आपसे ही होगा। मैं फिर ठुकराल साहब के पास जाऊँगा और राजगोपाल जी के पास। कि हम जानते हैं जयकरण जी कि ये जो सेक्टर है कपड़ा का, खासकर अपैरल सेक्टर, उसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है 45 मिलियन और 60 मिलियन इसमें अलाइड इंडस्ट्रीज़ के लोग भी जुड़े हुए हैं टोटल अगर बात की जाए। MSME सेक्टर इसमें काफ़ी जुड़ा हुआ है, बहुत ही बुनियादी तरीके से इसमें जुड़ा हुआ है। इस फैसले का उन सेक्टर्स पे, उन MSME सेक्टर्स पे और जो इससे जो लोग जुड़े हुए हैं उसके एम्प्लॉयमेंट पे, रोजगार पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे निश्चित तौर पे आप देखिए, ये जो स्कीम लाई गई है वो फिनिश प्रोडक्ट पे है, जैसे वस्त्र हैं, अपैरल हैं, गारमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ जी, और मेडअप्स। सो ये मेडअप्स और वस्त्र जो हैं वो फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है जी। लेकिन इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको फैब्रिक चाहिए, फैब्रिक को बनाने के लिए यान चाहिए, यान को बनाने के लिए फाइबर चाहिए। तो डाउन द लाइन सारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई। और आप जैसा आपने कहा है कि इस वस्त्र उद्योग से जो भारत में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, बिल्कुल, और करीब 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है डायरेक्टली, तो निश्चित तौर पे जब ये प्रोडक्शन और बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट की मांग विश्व बाजार में और बढ़ेगी, क्योंकि हम कम्पिटिटर रहेंगे तो हमारी मांग बढ़ेगी और हम वहाँ कम्पिटिट कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा। कोशिश होगी कि अगर हमारी आज हम जब एक्सपोर्ट को ही अगर ले लें तो आज हमारा
कोविड के दौरान कम हुआ है, लेकिन जी। हम अगर 2018-19 के एक्सपोर्ट को देखते हैं तो हम करीब $40 बिलियन तक पहुंच गए थे। जी। तो इससे जुड़े लोग, आज जो एम्प्लॉयमेंट, अगर हम $100 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि 2.5 गुना ज्यादा, तो जब 2.5 गुना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी तो 2.5 गुना ज्यादा रोजगार भी सृजन होगा। तो उसी, ये तो रेशियो जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं से लिंक है। तो रोजगार तो निश्चित तौर पे रोजगार तो बढ़ने ही वाले हैं, बहुत नए ठीक। लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एंटरप्रेन्योर, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि स्टार्टअप लोग आए, नए नए विजन लेके आए। दुनिया में नए ये टेक्सटाइल वस्त्रों की डिमांड बढ़ रही है, जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल है। और इसके अलावा भी भारत सरकार एक नई स्कीम भी ला रही है, जैसा आपको पता है PLI टेक्सटाइल के लिए बिल्कुल, सैंक्शन हुई है। तो हम लोगों ने फोकस प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम भी ला रहे हैं। तो अकेला एक नहीं है, और सारे कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं। किस तरह से इस पूरे उद्योग को, वस्त्र उद्योग को किस तरह से आगे ले जाया जाए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल जी भी इस पर पूरी तरह से, हमारा पूरा मंत्रालय इस पर दिन रात लगा हुआ है, काम कर रहा है कि कैसे नए रोजगार सृजन हो, कैसे इकोनॉमी ग्रो करे, और कैसे हम दुनिया में जो हमारा एक अभी बहुत कम एक शेयर है, हम लोग जो मानते हैं बहुत कम शेयर है जी। $830 बिलियन की टेक्सटाइल का टोटल एक्सपोर्ट होता है दुनिया भर में, और हमारा सिर्फ अभी $40 बिलियन उस का योगदान export को है। ही बढ़ाना तो है हमें कहीं इसको ना कहीं। बहुत ज्यादा कईयों रेशियो में इसको डबल ट्रिपल फोल्ड में ले जाना है। ठीक। अ, ठीक, हमारे मैं साथ समझता हूँ ललित आपने ठुकराल जी हैं। मेरे ये जो आपका प्रश्न था, मैं समझ गया, इससे रोजगार कहीं ना कहीं सृजन जी से रोजगार काफी बढ़ेगा। उससे लेकिन सहमत हूं। चूंकि ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है, इन तमाम योजनाओं का किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, ललित ठुकराल जी आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, चूंकि आप यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़े हुए हैं। किस तरह से ये योजना, और जैसा कि हमने कहा कि सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर ये सेक्टर है, कोरोना का ये दौर चल रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। हम जानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से। ऐसे दौर में इस तरह के फैसले कि इस योजना को बढ़ा दिया जाए 2024 तक और 3 साल के लिए, कैसे देखा जाए ग्राउंड जीरो से, इसको कैसे समझने की हम कोशिश करें? नमस्कार जी, धन्यवाद। मैं आपसे एक बात कहूं कि देखिए, जो ग्राउंड लेवल की जो पोजीशन आज ये है कि हम जो भी आज कपड़ा वस्त्र बनाते हैं उसके अंदर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत आती है। तो 45% के करीब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। ये जो सरकार ने पीयूष गोयल जी का विजन और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो ये उन्होंने स्कीम को आगे एक्सटेंड किया और इसको मंजूरी दी है, इससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। कैसे, जरा समझाइए सर, जरा समझाइए कैसे अब तक आपका इनपुट कॉस्ट क्या हुआ करता था और इस फैसले के बाद से उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, जरा दर्शकों के समझ के लिए। देखिए, हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें हमारे को 40 से 45% टैक्सेस देने पड़ते हैं। जितनी टैक्सेस की हमें रिबेट मिलेगी, जितने टैक्सेस हमें वापस मिलेंगे, वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे। ठीक। जिससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, हमारी जो आज ये सबसे ज्यादा हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं आफ्टर एग्रीकल्चर, इसके अंदर और इजाफा होगा। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे जितने भी बायर्स हैं, उन लोगों को हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव होगा और वो हमसे माल और बेहतरीन तरीके से ज्यादा माल ले सकेंगे। नहीं ठुकराल साहब, मेरा सवाल इसलिए आपसे ये था चूंकि यूपी में तो खासकर बनारस में इस तरह के बहुत सारे मिल्स हैं, बहुत सारे MSME के लोग जुड़े हुए हैं, क्या कुछ सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, ये सबसे ज्यादा सीधा इम्पैक्ट जो है ना, MSME के जितने छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं या छोटे छोटे लोग हैं जिनको ये काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि उनको टैक्सेस की जो रिबेट मिलेगी, टैक्सेस जो उनको वापसी मिलेगी, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी उसको ऑर्डर्स भी ज्यादा मिलेंगे। देखिए, दो तरह से, एक एक्सपोर्ट की लाइन अलग से है और डोमेस्टिक की लाइन अलग है यहाँ। तो दोनों चीजों के अंदर जो हमारे को बेनिफिट मिलेगा, तो MSME को बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। ये कहिए कि ये जो बेनिफिट मिलने वाला है, ये हमारे ट्रेड में जो कोरोना काल के अंदर जो स्थिति हो गई थी, ये उसमें संजीवनी बूटी का काम करेगा। और सब लोग बहुत वो उत्साहित है इससे, और हम लोगों को दिख रहा है सामने कि हमारी जो पोजीशन है, इसके आने से हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और हमारे को सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है कि हमारी कॉस्ट कटिंग बहुत हो जाएगी। ठीक है।
मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था राजगोपाल जी। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक मार्केट गया था। उस मार्केट में मुझे एक पैंट खरीदनी थी और उस पैंट में लिखा हुआ था मेड इन बांग्लादेश। मेरा ये सवाल आपसे है कि हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा, चूँकि जो भी नियम कानून हैं, चीज़ें आ रही हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे और हम उसको ले रहे हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिवनेस की बात आती है, क्या कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में भारत का जो अपैरल सेक्टर है, कपड़ा उद्योग है, वो विदेशों के मुकाबले सस्टेन कर पा रहा है आज की स्थिति में, या फिर इसको सस्टेन करने के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसमें इस योजना का कितना रोल आप देख पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जैसे ठुकराल साहब ने कहा और जेके सिंह साहब ने कहा, ये स्कीम जो है एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करने की है। आपने बांग्लादेश का सवाल पूछा कि आप मार्केट में जाते हैं, बांग्लादेश का माल मिलता है इंडिया में, वो तो खैर इंटरनेशनल ट्रेड एग्री है, हमने उनको एक्सेस दिया हुआ है जीरो ड्यूटी का, इसलिए जो है वो आता है गुड्स। बट इसको देखिए, टेक्सटाइल को एक सप्लाई चेन के रूप में देखें साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक टेक्सटाइल में एक कड़ी है, एक वैल्यू चेन है साहब, तो वो वैल्यू चेन से कई लोग जुड़े हैं। आज हम लोग को शर्ट और पैंट दिखती है मार्केट में, या बेडशीट दिखता है या टॉवल दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो काम हुआ है उसमें जो वीवर का हाथ लगा हुआ है, प्रोसेसर का हाथ लगा हुआ है, जिसने धागा बनाया उसका हाथ लगा हुआ है, और हमारे जो फार्मर है उनका कॉटन भी आता है। तो कहने का मतलब है, जब अगर ये कड़ी एक चलती है पूरे थ्रू, और अगर आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री साहब ने कहा भी था कि फार्म टू फैशन जो है वो एक तरह से अपना एक कड़ी दिखाता है, और उस कड़ी में ये जो एक स्टेप है हमारे हिसाब से, जो आज प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो हुआ है, और पीयूष गोयल जी ने आज इसको अनाउंस कराया 3 दिन पहले, ये एक तरह से हमारे हिसाब से एक बड़े ही कई सालों में हमने एक ऐसी पॉलिसी का एक अनाउंसमेंट देखा है साहब। हम जो रिफॉर्म की बहुत बात करते हैं इस देश में, ये एक वाकई एक कदम रिफॉर्म का अगर माना जाए तो ये एक कदम रिफॉर्म का माना जाता है। तो हमारे हिसाब से कई सालों में हमको एक ऐसी पॉलिसी मिली जिसमें एक स्टेबिलिटी आई, जिसमें एक तरह का उत्साह बनेगा, और उसमें एक तरह के कई तरह के लोग जो हैं उससे लाभान्वित होंगे। और ये भी मान के चलना है कि इससे न रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज जब आउटपुट बढ़ेगा तो उसको बनाने वाले भी उसके साथ जुड़ेंगे, ज्यादा लोग, आउटपुट बढ़ेगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और कई लोग, मैं आपको बता दूं, अभी साइड पे खड़े हुए थे कि भाई इन्वेस्ट करें ना करें टेक्सटाइल में, पॉलिसी कैसी आएगी, किस तरह का माहौल बनेगा। तो आप इसके ये सर्टेनिटी के कारण, इस सर्टेनिटी के कारण ये क्लियरली कहा जा सकता है कि आज एक दिशा मिली है। और ये और बता दें कि क्योंकि टेक्सटाइल और क्लोथिंग का जो सेक्टर है, भारत का एक पुराना रिश्ता है इस सेक्टर से, और ये जो एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, लेकिन आज मॉडर्नाइज होती है। अब चाइना और सबकी बात करते हैं, लेकिन आप दुनिया में देखें, हम नंबर 2 सप्लायर हो जाते हैं। चाइना नंबर 1 है, बट इंडिया इज नंबर 2। क्वेश्चन यह है कि इंडिया का जब स्केल अप होगा तो वी विल बी वेरी क्लोज। एंड आई मस्ट ऑल्सो टेल यू, ये भी बता दूं कि लेकिन नहीं डॉक्टर राजगोपाल, ये जो योजना है, चलिए 2024 तक इस योजना को बढ़ाई गई है। हाँ जी, इस सेक्टर को और भी कॉम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए तो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी होगी ना, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये तो चलिए एक योजना है, इसको फिर कैसे आगे भी, इसको तो बहुत आगे समय तक इसको सस्टेन करना है। आपका पॉइंट बड़ा वाजिब है कि एक सिंगल शॉट तो है ये, लेकिन ये टैक्सेस के इश्यूज को सॉर्ट आउट करता है। बिकॉज क्या होता है कि टैक्सेशन का बर्डन टेक्सटाइल में काफी था, तो ये आज टैक्सेशन प्लस जीएसटी का जो अपना चल रहा है स्कीम, इन दोनों को मिलाते हैं तो काफी हद तक हमारे जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट होते हैं टैक्स के, वो टैक्स के कैस्केडिंग इम्पैक्ट इससे थोड़ा सा सुलझते हैं। प्लस हमको 10 या 12% का जो बेनिफिट होगा अभी, इससे हम विदेशों में कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और टैरिफ जो बने हैं, भारत का एक डिसएडवांटेज है। भारत अभी कई एफटीए पीटीए में नहीं है, जैसे यूरोप है, या मान लीजिए यूके है, या और कंट्रीज है। अगर यूरोप में मान लीजिए हमारी शर्ट और बांग्लादेश की शर्ट, हमको 9.6% का उस पर ड्यूटी लगता है, बांग्लादेश की शर्ट को 0 लगता है। अब देखिए 9.6% एक ह्यूज गैप है। और ये इंडस्ट्रीज, आप ये मान के चलिए, ये इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं लो मार्जिन इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, ये लो मार्जिन इंडस्ट्रीज में, इस पर 5-5.5 से ज्यादा मार्जिन नहीं है। उस मार्जिन में जब आपको 9.5-10% का
टैरिफ का एक इशू आता है विदेशों में, तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ा सा रह जाता है, जबकि आपका मैन टू मैन, फाइबर टू फाइबर, आइटम टू आइटम, आप जो है किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, Quality हमारे भी। जो वीवर हैं, वो सब एक से बढ़ के एक, तो कोई दुनिया में उनका मुकाबला नहीं है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल इशू आती है टैरिफ की आ रही है। अब इस स्कीम से क्या हुआ, हमारे लोगों को जो है 8.5-9% का एडवांटेज मिलेगा। तो हम विदेशों में जाएंगे तो ये 9.5-10% का जो एक है, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि हम इस कंपटीशन को हम लोग मैप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स इश्यूज जैसे हैं, रुपी की वैल्यू का एक इशू रहता है, रॉ मटेरियल के एक्सेस का इशू रहता है, और ओवरऑल कॉस्ट का इशू रहता है, क्योंकि हमारे यूटिलिटी कॉस्ट का एक जो ढांचा बना हुआ है उसका इशू रहता है। वो तो रहेंगे साहब, आई मीन आफ्टर ऑल बिजनेस में इश्यूज तो रहेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जी, जो एक हमारे टूल है ये, जी। हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया कदम है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, और कई लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे एंटरप्रेन्योर्स को देता है, और ये बहुत जरूरी था आज के जमाने में, क्योंकि क्या है कि कॉम्पिटिटिवनेस जो बढ़ रही है उसमें इंडिया मस्ट फाइंड इट्स प्लेस अंडर द सन। तो ये इससे मेरा पूरा विश्वास है कि आगे जाएंगे हम लोग। तो ये प्रधानमंत्री और मंत्री साहब का जो विजन है कि 3 टाइम्स करिए, इसको पूरी कोशिश होगी। $40 बिलियन में हम लोग फंसे हुए हैं, इसको हम जरूर जो है एस्केलेट करके इंक्रीज करेंगे, जरूर होगा। ठीक है, हम सब ये उम्मीद कर। हमारे साथ चौथे मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ हैं HKL मागू जी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल से। मागू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एक सवाल सर आपसे लूँगा, उसके बाद मैं एक पैकेज चलाऊंगा जिसमें कि हमारे जो टेक्सटाइल सेक्रेटरी हैं उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। लेकिन उस बातचीत को सुनाने से पहले मागू साहब, आपसे एक सवाल कि ये जो फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने लिया है कि ये स्कीम को 2024 तक बढ़ा दिया जाए, ROSCTL इस योजना को, इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे, इस सेक्टर पे और MSME पे आप कितना देखते हैं? आपकी ओपनिंग रिमार्क्स। श्रीमान जी, चीज ये है कि ये ROSCTL की जो पॉलिसी है, स्कीम थी, 9 मार्च 2 हुई थी, और 30 दिसंबर 2020 को खत्म कर दी गई, क्योंकि नई स्कीम गवर्नमेंट ने लानी थी, RODEPT। ये हमारी बहुत देर से डिमांड थी, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं ये स्कीम RODEPT चली नहीं। तो हमने 6 महीने से लगातार सरकार के पीछे पड़े रहे, और प्रधानमंत्री जी और टेक्सटाइल मिनिस्टर ने इतनी अच्छा किया कि ये पॉलिसी को 3 साल के लिए 2024 तक कामयाब कर दिया, चालू रखा है। उससे ट्रेड को इतना फायदा होने वाला है कि आज हम पहले जो हम ऑर्डर बुक करते थे, ये पता नहीं होता था कि पॉलिसी कब खत्म हो जाएगी। अब ये 3 साल के लिए पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी का हमें फायदा ये होने वाला है कि एक्सपोर्टर्स जो है बायर्स को टाइम टू टाइम एक रेट फिक्स कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट उससे काफी बढ़ेगी। ठीक है सर, आप चारों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक बातचीत दिखाने जा रहे हैं सेक्रेटरी के साथ, टेक्सटाइल सेक्रेटरी के साथ, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे विषय पर। उसके बाद आप चारों से हम फिर चर्चा को जारी रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी सौगात देते हुए स्पेशल टैक्स रिबेट स्कीम, जिसे कि हम ROSCTL कहते हैं, उसको मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। कोविड के असर से उभरते टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को सहारा देने के लिए सेक्टर की ये मांग थी कि इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए। साल 2019 में शुरू की गई इस स्कीम को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाने से सेक्टर में टैक्स लेवी को लेकर एक स्थायित्व का माहौल है, जिसका उद्योगों ने स्वागत किया है। क्या है टेक्सटाइल सेक्टर में नीतियों की दिशा? हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने टेक्सटाइल सेक्रेटरी उपेंद्र प्रसाद सिंह से खास बातचीत की है, आइए वो सुनते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो टैक्स की रिबेट होती है, उसकी जो स्कीम है उसको 2024 तक बढ़ा दिया है। उसका क्या कुछ असर पड़ेगा? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है देश के टेक्सटाइल सेक्रेटरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले ये एक्सटेंशन का जो फैसला लिया गया है उसका क्या असर पड़ेगा इस पूरे सेक्टर पर, अगर समझना चाहें आपसे। देखिए, पहला तो आपसे जैसा जानते हैं आप, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंस है। एक तो जैसे हम बात करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान की, तो कपड़ा तो मूलभूत आवश्यकता है। तो केवल जो हमारे 130 करोड़ से ज़्यादा जो जनसंख्या है उसके कपड़े की रिक्वायरमेंट तो मीट होती ही होती है, लेकिन साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल का होता है।
जो करीब 12 से 13% जो टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का होता है वो बेसिकली टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है। एक और बड़ी टेक्सटाइल की बात यह है कि एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद जो सबसे बड़ा दूसरा जो एम्प्लॉयर है वो टेक्सटाइल है एक्चुअली। तो टेक्सटाइल, जैसा कि मैंने कहा, हमारी मूलभूत आवश्यकता को तो पूरा करता ही है, साथ में हमारे एक्सपोर्ट के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक्सपोर्ट में ऐसा है कि देखिए बहुत सारे और भी देश हैं जिनके साथ हमें compete करना पड़ता है। हाल के वर्षों में आप जैसा जानते हैं बांग्लादेश, वियतनाम ऐसे कंट्री भी हैं जो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है एक्सपोर्ट करने में। तो एक्सपोर्ट का एक बेसिक जो प्रिंसिपल होता है ये होता है कि हम गुड्स को एक्सपोर्ट करें, टैक्स को एक्सपोर्ट ना करें। एक्सपोर्ट को कहते हैं जीरो रेटेड, उसमें कोई टैक्स एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। इसके ध्यान में रखते हुए एक्चुअली 2019 में ही 7 मार्च 2019 में ही ये ROSCTL, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज, ये 7 मार्च 2019 को किया गया था। पहले 31 मार्च 2020 तक था, उसके बाद उसको 1/4/20 से भी बढ़ाया गया था। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये डिमांड थी कि ROSCTL चूँकि केवल 2 साल से भी कम चला है और किसी भी एक्सपोर्ट में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बार बार चेंजेज नहीं होना चाहिए, रेट्स में भी चेंजेज नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना था कि इसको रॉड टैप से बाहर रखा जाए, ROSCTL को अभी चलने दिया जाए। तो उनकी बातें हुई, हाईएस्ट लेवल तक डिस्कशंस हुए। उसके बाद पिछले बुधवार को कैबिनेट डिसाइड किया कि जो चीज़ें चल रही थी 31/12/2020 तक, जो रिबेट दिया जा रहा था स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस को, इसको हम उसी रेट पे 2024 तक दें। तो सर ये जो ROCTL है ये काम कैसे करता है? अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है कोई एक्सपोर्टर तो करेगा, कैसे इसका फ़ायदा उठाएगा? और साथ ही साथ अगर कोई नया एक्सपोर्टर इसके साथ जुड़ना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए ऐसा है कि इसमें जो रिबेट है वो रिबेट रिफ़ंड के टर्म में नहीं है, कैश रिफ़ंड नहीं दिया जाता है। इसमें ऐसा है कि एक ड्यूटी स्क्रिप्ट इशू की जाती है। तो पहले ये DGFT के थ्रू भी होता था, बट इस बार जो डिसीजन लिया गया है हमारा ये ROCTL और जो रॉड टैप भी नोटिफाई होने वाला है, ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसको मैनेज करेगा। बेसिकली जो एक्सपोर्टर हैं उनको जितना रिफ़ंड होना चाहिए या रिबेट मिलना चाहिए उसका उनको स्क्रिप्ट इशू होगा। उस स्क्रिप्ट को या तो वो इंपोर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं या उस स्क्रिप्ट जो है वो ट्रेडेबल स्क्रिप्ट है। अगर किसी और कोई जो इम्पोर्टर है कोई चीज़, उसको ये बेच सकते हैं अपना स्क्रिप्ट एक्चुअली। तो फिर उसको स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए वो अपना सामान इंपोर्ट कर सकता है। यानी ये डायरेक्टली इंपोर्ट करने के लिए भी इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं या स्क्रिप्ट को ट्रेड भी कर सकते हैं। सर आपने एक चीज़ कही कि ज़्यादातर लोग जो टेक्सटाइल सेक्टर में हैं वो छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, MSME सेक्टर में जिनका और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो इस सेक्टर के लिए और ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करने के लिए और कौन से प्लान्स हैं जो आप लोग प्लान कर रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना कोविड के बाद और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना। देखिए वैसे तो हमारी जो नॉर्मल स्कीम्स हैं वो तो चलती ही रहेंगी, बट बहुत जल्द ही, जिसकी घोषणा पहले भी की जा चुकी है, 2 हमारी बहुत महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी भी हम कह सकते हैं, 2 हमारे स्कीम जल्दी ही अप्रूव होने की हम आशा करते हैं। एक स्कीम है उसमें जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये तो ऑलरेडी PLI का कैबिनेट नोट जो है वो मेगा ऑमनिबस कैबिनेट नोट तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। अब अलग अलग सेक्टर जो हैं वो अपना अपना कैबिनेट अप्रूवल ले रहे हैं। तो हमारा भी एकदम लास्ट स्टेज में है। तो ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के 10,000 करोड़ से ज़्यादा की इंसेंटिव दी जाएगी। और जैसा कि नाम है, ये प्रोडक्शन से लिंक्ड है। ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो ये स्कीम एक जल्द आने वाली है। साथ में हमारे पास पहले भी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्कीम चलती रही है, लेकिन वो छोटी स्कीम थी, जैसे 40 एकड़ 50 एकड़ के ऊपर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क होता था। अब अभी पिछले बजट में आपको याद होगा कि अनाउंस हुआ कि हम फर्स्ट फेज़ में हम 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क करेंगे। ये करीब 1000 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये बनेगा। सारी फैसिलिटीज़ को कहते हैं प्लग एंड प्ले फैसिलिटी वहाँ रहेगी। और ये मेगा टेक्सटाइल पार्क का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया में हमारा टेक्सटाइल का जो वैल्यू चेन है वो फ्रैगमेंटेड है। अब कहीं पे आप देखेंगे कि स्पिनिंग कहीं और होती है, वीविंग कहीं और होती है, उसकी प्रोसेसिंग कहीं और होती है, और फिर गारमेंटिंग कहीं और होती है।
इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाते हैं एक्चुअली। तो अगर एक ही रूफ के अंदर हम सारी फैसिलिटी, स्पिनिंग भी वहीं करें, हम वीविंग भी वहीं करें, प्रोसेसिंग भी वहीं करें और गारमेंटिंग भी वहीं करें, तो एक तो क्या होगा कि उसमें हमारा स्केल का फ़ायदा होगा, एक बहुत बड़े स्केल में होगा। अभी क्या है, इवन बांग्लादेश जैसे और वियतनाम जैसे जो कंट्रीज हैं, उनके यहाँ भी स्केल का एडवांटेज है, उनके बहुत बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं। तो जहाँ तक हमारे छोटे यूनिट्स भी काम करते रहें, बट हमारा ये ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव और मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये दो बड़ी हैं। साथ में एक आपको शायद याद होगा कि हमने एक और मिशन लॉन्च किया है, टेक्निकल टेक्सटाइल का मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल एक बड़ा इमर्जिंग एरिया है, उसमें हमारे कंट्री में भी बहुत सारे टेक्निकल टेक्सटाइल की आवश्यकता है, अलग अलग एरियाज़ में, चाहे वो डिफेंस का टेक्निकल टेक्सटाइल हो, मेडिकल का टेक्निकल टेक्सटाइल हो, एग्रोटेक हो, वाटर रिसोर्सेज में हो, बहुत जगहों पे उसकी एप्लीकेशंस हैं एक्चुअली। तो आज के दिन में या तो इसको इंपोर्ट को कम करने में मदद करेगा, प्लस एक्सपोर्ट में भी बढ़ाएगा। तो एक तीसरा हमारा फोकस एरिया जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल का ही है। उसके लिए हमने एक मिशन भी शुरू किया है, उसमें काफ़ी R&D के भी काम हो रहे हैं, तो वो भी हमारा एक फोकस एरिया रहेगा भविष्य में। सर, आपने चूँकि कोविड की बात की, जब ये नई स्कीम 2019 में शुरू किया आपने, उसके बाद तुरंत ये महामारी का प्रकोप देखना पड़ा। इस सेक्टर पे क्या असेसमेंट है आपका, कितना असर पड़ा है और क्या अब ये धीरे धीरे वापस पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर आप असेसमेंट कुछ बता पाएँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि असर तो पड़ा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारा जो 18-19 में, 19-20 में और 20-21 में अगर हम देखें, 19-20 में तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, लास्ट के मार्च में अफेक्ट हुआ, लेकिन 20-21 में अफेक्ट हुआ। और इसका परिणाम यह है कि जैसे एक्सपोर्ट्स के फिगर वो तो सार्वजनिक होते हैं, तो एक्सपोर्ट्स पे आप देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो 20-21 में 19-20 की तुलना में घटा। उसका प्राइमरली कारण यही था कि ऐसा नहीं है कि पहले कुछ समय तो डिमांड की भी दिक्कत हुई, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, जो कंज्यूमिंग, जहां हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट US में होता है, UK में होता है, EU में होता है, तो एक समय तो वो भी अफेक्टेड थे। लेकिन वो अफेक्टेड होने के बाद उनके यहाँ मार्केट धीरे धीरे खुल गया, लेकिन इसलिए डिमांड अच्छी हुई। लेकिन हमारे यहाँ बहुत जगहों पे जो लॉकडाउन लगे और उससे हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट तो हुआ, विशेषकर 2 राज्यों में, तमिलनाडु में, जैसे तिरुपुर में ही आपने देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज़ कि तिरुपुर में उनका एस्टिमेशन है कि करीब 10,000 करोड़ के आसपास का डिमांड हम और मीट कर सकते थे, जो नहीं कर पाए लॉकडाउन के चलते। वैसे भी कर्नाटका में भी, तमिलनाडु के अलावा कर्नाटका में भी असर पड़ा और भी जगहों पे असर पड़ा है। लेकिन अब करीब करीब सब जगह काम नॉर्मल चलने शुरू हो गए हैं और डिमांड भी अच्छा है, तो हम आशा करते हैं। और ROCTL स्कीम भी हमने अभी जो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी, तो इस सब का मैं समझता हूं कि इस साल हमें कुछ अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। केवल पिछले साल के ऊपर नहीं, पिछले साल के ऊपर तो अच्छा खासा ग्रोथ होगा ही, हम जो उसके पिछला वर्ष जो था 19-20, उसके ऊपर भी अच्छे ग्रोथ की आशा करते हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कोविड की वजह से जो अमेरिका में जो हिस्सेदारी है एक्सपोर्ट्स की, तो चीन की हिस्सेदारी घट रही है और भारत उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखा रहा है, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को लेकर के आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट क्या है, क्या कुछ टारगेट हम लोग कर पा रहे हैं? नहीं, जैसा कि आपने कहा ये बात सही है, जो चाइना ने स्पेस खाली किया है उसे हमें भरने की कोशिश करनी चाहिए, हमारे कंपटीटर्स ना भरें, हम भरें। तो इसमें तो जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे मैंने ROCTL की बात की, ये भी सहायक होगा, या जो आगे के स्कीम्स होंगे वो भी सहायक होंगे। जहाँ तक टारगेट की बात है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो है वो करीब $300 बिलियन के आसपास ही रहता है, लेकिन उसको इस साल हमारे मंत्री जी ने टारगेट रखा है कि उसको $400 बिलियन लिया जाए। तो इसका मतलब है करीब 30% के आसपास हमें ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और चूँकि टेक्सटाइल जो है वो करीब 12-13% टोटल एक्सपोर्ट्स में उसकी हिस्सेदारी होती है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा भी ग्रोथ उसी तरह का हो। सो हम टारगेट तो हम चाहेंगे कि एक अच्छा मतलब 25-30% के ग्रोथ का लेके चलें। कैमरामैन SP दुबे के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी अजय मिश्र जो टेक्सटाइल सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, खास बातचीत, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड स्थिति में भी है,
उसे वन रूफ, एक छत के नीचे लाने की ज़रूरत है, ताकि जो कॉस्ट है उसकी बचत हो सके, उस पर कम पैसे खर्च हो सकें और चीज़ें आसानी से होकर फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बन के फिर वो बाहर एक्सपोर्ट हो सके। इस पे कहीं ना कहीं सरकार का जोर है। साथ ही साथ टेक्निकल टेक्सटाइल की भी बात की, ये भी एक इमर्जिंग एस्पेक्ट है इस पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में कि किस तरह से डिफेंस के लिए जो टेक्सटाइल की ज़रूरत होती है उसको हम फुलफिल कर सकें। मेडिकल क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन तमाम चीज़ों में जो टेक्निकल जो टेक्सटाइल है उस पर हमारा ध्यान है। और ग्लोबल मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है, खासकर चाइना अब जब धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है यूएस के मार्केट में, उस गैप को कहीं ना कहीं भारत फिल करे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ लगातार जो 4 मेहमान हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयकरण सिंह जी हैं, HKL मग्गू जी हैं, सिद्धार्थ राजगोपाल जी हैं और ललित ठुकराल जी हैं। सर, मुझे उम्मीद है कि आप चारों ने ही ये बातचीत सुनी होगी। मेरा सवाल राजगोपाल जी आपसे है कि एक जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो सेक्टर है सर वो फ्रेगमेंटेड है, कुछ चीज़ें कहीं बनती हैं, कुछ चीज़ें कहीं बनती हैं, फिर उसको असेंबल कीजिए, इससे जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाता है और तमाम चीज़ें की जो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स है वो हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से? राजगोपाल जी। हाँ जी, सॉरी, वो बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। एक्चुअली एक थोड़ा सा ट्रेडिशनली जो है जहाँ बस गए लोग वहाँ से उन्होंने शुरू किया काम, बट आगे जाके हम लोग ये देख रहे हैं, एक तो ये पार्क्स जैसे उन्होंने कहा आ रहे हैं, दूसरा एक अपने क्लस्टर्स भी बन रहे हैं, दूसरा क्लस्टर्स जो है वहाँ ऑलरेडी एक्टिविटी है, और तीसरा हम लोग ये भी देखते हैं कि देयर इज दी लॉजिस्टिक्स, जिससे कि माल काफ़ी जो है कॉस्ट इफेक्टिवली जो है हम लोग लेके जाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर आप गुजरात लेते हैं, वहाँ पे कॉटन ग्रो होता है, स्पिनिंग जो है वो साउथ में है, तो हम लोगों ने ये पूरी कोशिश करी कि जो इसका ट्रांसपोर्ट जो हो कोस्टल कार्गो का, उसमें जरा सहूलियत आए और थोड़ा गवर्नमेंट ने भी उसमें कुछ कदम उठाए, सो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता, बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव टू डू ऑन कोस्टल ट्रेडिंग देन गो बाय रोड। रोड का जो कॉस्ट है वो हाई है। और एक तो ये हुआ, दूसरा ये भी हम देख रहे हैं अभी कि जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहीं पे जो है लोग जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात का ही एग्जांपल ले लीजिए, कॉटन है तो वहाँ भी एक स्पिनिंग इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ ऑलरेडी प्रोसेसिंग और का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो वहाँ पे एक स्पिनिंग इंडस्ट्री भी आ रही है, एक कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं इंडस्ट्री में वो हो रहा है, वो पोजीशन हो रही है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक पॉलिसी निकाली है, टेक्सटाइल पॉलिसी जी। उसमें हर एक स्टेट ने अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट, लोगों को कई तरह की सुविधाएं देने की बात कही है, रियायतें भी दी हैं, कंसेशंस भी दी हैं, कई चीजें दी हैं, जिससे भी हो रहा है कि एक तरह से जो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, वो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिल रहा है। और ये हम लोग महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, साउथ में भी देख रहे हैं, थोड़ा पंजाब एरिया जहाँ पे कॉटन है वहाँ भी स्पिनिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे बड़े यूनिट्स लगे हुए हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड। तो इस तरह से हम एक कंसोलिडेशन की ओर मूव कर रहे हैं। और आज जो ये बात सामने आई है ये टैक्स रिबेट की, ये पूरे वैल्यू चेन को इफेक्ट करती है। हालांकि फिनिश गुड्स को बेनिफिट दिया गया है, लेकिन इसका जो बैकवर्ड लिंकेज है वो बैकवर्ड लिंकेज इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड जहां जहां ये गारमेंटिंग यूनिट्स और क्लस्टर्स या ये टाउन्स लगे हुए हैं जहाँ पे काम, जैसा सोलापुर है, हमारे यहाँ इचलकरंजी है, मालेगांव है, भिवंडी है महाराष्ट्र में, इस तरह से जैसे नोएडा है, जैसे ठुकराल साहब हैं, तो इस तरह ओखला में है, तो इस तरह के कई क्लस्टर्स हैं। तो इसका जो इकोसिस्टम बनेगा साहब बगल में, तो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसमें हम लोग कंसोलिडेशन को देख रहे हैं। और पार्क्स जो आएंगे वो एडेड एडवांटेज, एक प्लग एंड प्ले वाला पार्क का मॉडल है साहब। एंड बड़े पार्क, ऐसे ही नहीं छोटे पार्क, बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क, हाँ मेगा जिसे कहा जा रहा है, मेगा टेक्सटाइल पार्क आए, उसमें सारी सुविधाएं रहें और एक प्लग एंड प्ले। और ये मॉडल जो है हमने वियतनाम में देखा है, जो वियतनाम की सक्सेस स्टोरी है। चाइना की तो आपने बात कही है और आपने भी सुना होगा, वियतनाम ने भी ये एक बहुत अच्छा मॉडल सामने रखा है, जो प्लग एंड प्ले का, सारी सुविधाएं दी जाए, बड़े पार्क बने, वहाँ प्रोसेसिंग हो, वीविंग हो, वहाँ कटिंग एंड स्विंग और ये जो अपना फिनिशिंग का प्लांट लगे, और वहाँ पे डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट का जो होता है उसका ये पूरी सुविधाएं रहें, इलेक्ट्रिसिटी और जो आपको उसको रिक्वायरमेंट्स हैं, यूटिलिटीज वो प्रोवाइड की जाए। और इस तरह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच
रखा जाए टेक्सटाइल, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जी। उसकी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक और है। ये बड़ा क्लियर है कि आज से 3 साल के बाद 2023-24 में जब हम इस बात को देखेंगे वापस, तो ये जरूर आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 40 to 45% ऑफ द इंडस्ट्री, इफ नॉट मोर, विच कंसोलिडेटेड रहेगी। चलिए, वो उम्मीद बहुत हम जरूरी है और वो होगा भी, ठीक है। चलिए, आप बहुत ऑर्गेनिकली होगा वो। पॉजिटिव बातें कह रहे हैं राजगोपाल जी, लेकिन यूपी में फिर से लौटूंगा ठुकराल साहब आपके पास, क्योंकि राजगोपाल जी भी ने कहा यूपी का, उन्होंने एग्जाम्पल दिया। यूपी में सर बताइए कि क्या कुछ स्थिति है इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, टेक्सटाइल पार्क्स की क्या स्थिति है, मेगा टेक्सटाइल पार्क की जब बात होती है, क्योंकि एक प्रेजेंस जो है ग्लोबल मार्केट में इंडियन फिनिश्ड गुड्स की बढ़े। हमने देखा अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि चाइना के पीछे हटने से अब इस गैप को कहीं ना कहीं भारत पाटे, इस दिशा में पूरे देश को काम करना पड़ेगा, राज्यों को काम करना पड़ेगा। यूपी की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है हमेशा सबसे आगे रहा है और आज भी वो सबसे आगे है। हमारे यहाँ पर आज हमारे यहाँ जो भी आपको सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो हम चाइना का गैप हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, और जो अपैरल पार्क की उन्होंने स्कीम बताई सारी, देखिए हमारे नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पे हमने 300 एकड़ में एक अपैरल पार्क आ रहा है, जिसका फर्स्ट फेज 150 एकड़ अलॉटमेंट हो गया है। उस मेगा पार्क में डाइंग मिल भी है, वीविंग भी है और साथ में सब गारमेंटिंग भी है। तो एक छोटा सा अपैरल पार्क गोरखपुर में अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू कराया, वो प्लग इन सिस्टम के साथ है। वो छोटा पार्क बन रहा है, लेकिन उसको भी बड़ा बनने में समय नहीं है, जल्दी हो जाएगा। जो हमारी इंडस्ट्री पूरे जोरों से काम कर रही है, ये जो आज की आपकी स्कीम जो अभी आप सरकार ने, जो पीयूष गोयल जी के विजन से जो ये अभी आपने हमें जो टैक्सेस में रिबेट मिल जाएंगे, हमें जो इसकी वापसी होगी, उससे हमारी प्रोडक्शन में, हमारे काम करने के क्षमता में बहुत फर्क पड़ेगा। हम सरकार की जो अपैरल पार्क की जो पॉलिसी है और टेक्सटाइल पार्क, 60 टेक्सटाइल पार्क ऑलरेडी यूपी के अंदर प्लान हो चुके हैं। जो हमारे एक्सप्रेस वे हैं उसके कॉर्नर्स पे वो जगह भी कुछ चिन्हित हो गई हैं, जिनकी वजह से अब वहां काम शुरू हो जाएगा। हमारी सरकार पॉलिसी, जो सरकार की जो टेक्सटाइल पॉलिसी है, यूपी सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी है, वो बहुत बेहतरीन है। वो आपको 30% सब्सिडी भी दे रहे हैं जमीन के रेट पे, और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिससे हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला आगे बढ़ने का। और हमने ये 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से पहला अपैरल, बड़ा मेगा अपैरल पार्क यूपी के अंदर, नोएडा के अंदर स्थापित हो रहा है, जिसकी अलॉटमेंट हो चुकी है। और अभी शायद 2 महीने में उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के हाथ से होगा। हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे अगर ऐसा होगा तो। ठीक है। जयकरण सिंह जी, आप ट्रेड एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री में। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए कि केंद्र की जो पॉलिसी है, राज्यों की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, इसको लेकर एक सीम हो, एक सीमलेस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ें, उसमें कोई कठिनाई नहीं हो, पॉलिसीज़ के लेवल पे तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक सुर में बात करें। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तमाम, कहीं चूँकि किसी स्टेट्स में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, किसी स्टेट्स में लेबर सस्ता है, किसी स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि आप एडवाइज़र हैं, क्या कुछ एडवाइस सरकार को आप देते रहे हैं या देना चाहेंगे कि ये तमाम राज्य जहाँ की सरकारें चाहती हैं कि वहाँ मेगा पार्क स्थापित हों, लोगों को रोज़गार मिले, कैसे ये सारी चीज़ें धरातल पर आ सकें, ताकि ओवरऑल जो एंड ऑफ द डे हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो बढ़ सके? निश्चित तौर पे मैं ये बात से सहमत हूँ कि देश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो तो बहुत बेहतर रहेगी, इफेक्टिव भी रहेगी। और क्योंकि एक्सपोर्टर किसी भी प्रदेश का हो, अल्टीमेटली उसको तो कम्पिटिट करना है विश्व बाजार में, ठीक है ना। तो हर स्टेट में, जैसा कि आपने कहा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो रेट अलग अलग हैं। ये है क्योंकि वो उनका स्टेट का सब्जेक्ट है और उनकी कॉस्ट जो आ रही है उसके बेस पे वो निर्धारित करते हैं। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर सकती, लेकिन ये स्टेट को ध्यान रखना होगा कि हर स्टेट में ऐसा ना हो कि उनके प्रदेश से कोई एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर मजबूर होकर किसी दूसरे प्रदेश में चला जाए, बल्कि हर स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो उसके यहाँ अच्छा काम करे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो ये स्टेट को देख के और यूनिफॉर्म पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए, सो दैट कि
एक्सपोर्ट एकदम कॉम्पिटिटिव हो पूरे विश्व बाजार में देश का, भारत का प्रोडक्ट, तो ये निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन ये इस कड़ी में मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो मेगा टेक्सटाइल पार्क ला रही है और स्टेट गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करती है बहुत सारे, और ये भी जो मेगा टेक्सटाइल पार्क ला रही है वो भी स्टेट के कॉर्पोरेशन से होंगे। तो वो स्टेट गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जमीन दें, लोगों को कम से कम सस्ता से सस्ता यूनिट बनाने में कैसे मदद मिले। इसलिए जो दो महत्वपूर्ण स्कीम, जैसे हमारे सचिव साहब ने कहा है कि फोकस प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम PLI, जो कॉमनली नॉन एज ए PLI, नहीं जयकरण जी, ये बताइए कि अभी भी आ रही है और उसमें हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए, जो हमारे ताइवान और बांग्लादेश और कोरिया, इस तरह की जो बड़ी बड़ी, चाइना, जो बड़े स्टोर हैं, जो बड़े बड़े ह्यूज डिमांड है। आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो एक एक्सपोर्टर उसको मीट नहीं कर पाता, तो वो लोग भी डाइवर्ट हो जाते हैं, वो ऑर्डर हमें नहीं मिल पाते। तो जब तक ये बड़े मेगा पार्क नहीं होंगे तब तक जो बायर हैं, जो बेलमार्ट्स जैसे बड़े बड़े स्टोर हैं, या जो आप डीकैथलॉन टाइप के जो इंटरनेशनल चेन स्टोर्स हैं, तो वो लोग तभी हमारी तरफ आकर्षित होंगे जब हमारे पास वो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। तो वो क्षमता को डेवलप करने के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है कि बड़े बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क आए, और उसी मेगा टेक्सटाइल पार्क में हम फोकस प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम को इनकरेज करें। सो यहाँ पे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़े। ठीक है मगू साहब, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। ठीक है, समय की कमी तो है, हमारा प्रयास है। हाँ। और हम लोगों से समय समय पर जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी पॉलिसी बनाती हैं, तो उनके हमारे इनपुट भी जाते हैं। अभी बिहार सरकार ने हमें भेजा हुआ है, बाकी सरकारों से भी हम लोग टच में हैं कि अगर वो कोई यूनिफॉर्म टेक्सटाइल पॉलिसी बनाए, जो भारत सरकार की समय की जरूरत भी है, वो अभी पेंडिंग है, वो आ रही है, आ जाएगी शीघ्र ही। तो उस लाइन पे सभी स्टेट उसी लाइन पे यूनिफॉर्मली उस दिशा में प्रयास करें, और किस तरह से प्रोडक्ट को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। देखिए कोई भी चीज है, जब तक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होगी, हम विश्व बाजार में तो दूर की बात, हम अपने प्रदेश में, देश में भी नहीं ठहर पाएंगे। अगर एक प्रोडक्ट कोई बाय सेलर है वो सस्ते में बेच रहा है, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई महंगे में बेच रहा है, तो महंगा वाला नहीं लेंगे, बाहर की साइकोलॉजी है। तो ये विश्व बाजार में वही होता है। ठीक है, जब तक हम अपने उत्पाद को बिल्कुल दुनिया के उत्पादों से सस्ता नहीं बना पाएंगे, तब तक अकेला सस्ता नहीं, एक रिलायबिलिटी होगी, एक ब्रांड होगा। तो ब्रांड प्रमोशन के साथ साथ उत्पादकता और जो क्वालिटी किस तरह से हम उसको दे पाए, तो उसी से ब्रांड इमेज क्रिएट होती है। समय की कमी है, समय की कमी है सर, ध्यान है, राज्य सरकारें भी इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है, और हमारे सभी अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। और मेरी कोशिश है हम लोगों की, सभी की, कि इसको हम बहुत जल्दी से इस चीज को एड्रेस कर देंगे, और विश्व बाजार में हम एक अपनी भारत की एक छवि बनाएंगे। ठीक है। HKL मगू साहब, चूंकि समय की कमी है, एक कमेंट आपसे ये कि अभी तक क्यों राज्य सरकारें इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जो कि समय की जरूरत भी है? क्या ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो कि उन राज्यों को, उन सरकारों को रोक रही थी इस तरह के पॉलिसीज को लाने में और पार्क स्थापित करने में, या फिर इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने में? क्या वो फैक्टर्स थे? वो कोई ऐसी कमी नहीं है, एक विजन, कभी लोगों ने उस तरह पे ध्यान नहीं दिया, इस सेक्टर को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था। जैसे एग्रीकल्चर है, हमारा देश महत्वपूर्ण देश है, एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है, ऐसे हमारा वस्त्र जो उद्योग है वो उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को हम लोग रोजगार देते हैं, सेकंड लार्जेस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक विजन की, आज हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बहुत दूरदर्शी हैं, तो उस चीज को बिना राजनीतिक उसको देखे हुए हर स्टेट को इस पे जुड़ना पड़ेगा। जो हम किसी कारण से, कोई कारण होंगे, उनको कारण को अभी इस समय कहना ठीक नहीं है, वो चीजें जुड़ नहीं पाए। अभी लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, हर सरकार या मजबूर है तो वो देख रहे हैं कि हमें इसके बिना नहीं होगा, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जब तक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अभी तो हर जगह लोगों को रोजगार चाहिए ना, तो रोजगार तभी मिलेगा जब इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो इसलिए आप उस चीजों को, जो पीछे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो ठीक नहीं है। अभी बहुत अच्छा काम हो रहा, सभी सरकारें, हर प्रदेश सरकार भी इसमें प्रयास ठीक है। राजगोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समय की कमी है।
एक आध आपसे आखिरी कमेंट की, जिस तरह से सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमें जो टेक्निकल जो टेक्सटाइल है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है इन बाकी अप्रैल के साथ साथ, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? सही फरमाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक बात है। टेक्निकल टेक्सटाइल एक ग्रोइंग एरिया है और वो उसमें जो है फाइबर बेस और उसका जो टेक्निकल नो हाउ, उसमें हम लोग लगे, वो मिशन भी शुरू हुआ है। सो आगे जाके वैल्यू एडिशन में जो आएगा ये काम बहुत ज़रूरी है और इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक तो स्टैंडर्डाइज करेंगे हम अपने प्रोडक्ट्स को ताकि उसी हिसाब से देखें, क्योंकि अगर आप यूरोप में देखें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जर्मनी की है या यूके की है, वो सब इस टेक्निकल टेक्सटाइल की तरफ चले गए। कहने का मतलब है ऑटोमेटिव टेक्सटाइल्स, हाइजीन में जो है मेडिटेक, जियोटेक, और ये जो है बायोडिग्रेडेबल भी रहता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, साइमल्टेनियसली जो है इसका एक बहुत बड़ा उभरता हुआ मार्केट है। तो ये जो एक मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ पीपल, ना केवल बड़े कंपनियां बट जो हम एसएमईज मान के चलते हैं वो भी इससे जुड़ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं जो एमएसएमई की डेफिनेशन भी जो गवर्नमेंट ने चेंज करी है उसमें एक स्केल का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो एक बिल्ट इन हो गया है। तो आज मैं अगर 50 करोड़ की कंपनी हूं तो मैं 100-150 करोड़ का बनूं, 100-150 वाला 250 करोड़ का बने, 250-500 का बने, और उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको हैं। और ये उभरता हुआ एक सेक्टर है और जिसमें इसकी टेक्निकल नो हाउ, इसमें जो इन्वेस्टमेंट, इसका जो टेक्नोलॉजी है और इसका जो एक तरह से मार्केटिंग है, ये सारे इश्यूज जो है लोग ने काफी उत्साह लेके अपने हाथ में लिया है। हमने ये देखा है, इनफैक्ट स्पेशली एक बात और है इसमें, और जो बात आई अभी बीच में कि न केवल ये मैनमेड फाइबर प्रिडोमिनेंट जरूर माना जाता है, जो मैनमेड फाइबर जिसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, लेकिन इसमें कॉटन प्रिडोमिनेंट आइटम्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं और हो सकते हैं। ठीक है। और आगे जाके कॉटन को हम सस्टेनेबल फाइबर मान के चलते हैं और आज से 2025-26 जो रिपोर्ट आ रही है 70% ऑफ द सेल्स जो दुनिया में होंगे वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की होंगी। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हमें इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है जी। और ये जो ब्लेंड्स हैं, आपको इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी और थोड़ी रिसर्च का एंगल भी है इसमें। मैं कमेंट मगू साहब से चाहूंगा, सर समय की कमी, माफी चाहूंगा। आप सर फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं एईपीसी के, चूंकि हम समय के इस प्रोग्राम के आखिर में हैं, जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है हमारे देश में आज की स्थिति में, इस फैसले के बाद से और हम जिन एस्पेक्ट आज हम बात किए, उस स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन योजनाओं का आने वाले दिनों में क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि और भी हम ये उम्मीद करें कि जो स्टार्टअप्स हैं वो इस दिशा में आगे आए। मगू सर, स्टार्टअप से स्टार्टिंग करूंगा। स्टार्टअप के लिए ये जो ROSCTL स्कीम है ये बहुत फायदेमंद होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कास्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है। एक छोटा एक्सपोर्टर जो एक स्टार्ट करने वाला है उसके लिए अगर गवर्नमेंट जैसे पहले रिफंड ऑफ स्टेट लेवीज और टैक्सेस होता था, ये बंद हो गया था, उस टाइम बिल्कुल रुक गया था, इंसेंटिव खत्म, ड्रॉबैक बहुत सिर्फ 1.8 या 2% रह गया था। तो इस स्कीम से आने से, ये लागू होने से एक स्टार्टअप बड़ा कम्पिटिटिव हो जाएगा, उसको एक काफी फायदा होने वाला है। लेकिन अभी सेक्रेटरी साहब ने 2-3 स्कीम जो बताई है, विचार बताया है, मैं एक स्कीम का लेकर आपको व्याख्यान दूंगा। पहले ये टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम, इस स्कीम से इतना फायदा होने वाला है क्योंकि मेडिकल में हमारी ज्यादा नहीं थी, डिफेंस में ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं थी, इंफ्रा लाइक मिलिट्री में नहीं थी, फायर हाइड्रेंट्स नहीं थे। और इस फैब्रिक को आने से, एक गवर्नमेंट की सहायता होने से इतनी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी इस सेक्टर में कि कम से कम जो हमारी 16 बिलियन की एक्सपोर्ट आज गारमेंट्स की है, मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 3 या 4 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है बढ़ने का, बट मे नॉट बी इन शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग रन में 3 से 4 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। दूसरी स्कीम है कि मेगा पार्क, ये बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है। सर संक्षेप में, समय की कमी है। साहब ने जो आपको बताया है कि अपायर पार्क यूपी में बनाया जा रहा है, विच इज नियर टू दी जेवर एयरपोर्ट, उससे बहुत फायदा होने वाला है। उससे ये काफी एक्सपोर्टर जो क्लस्टर से, जहाँ पर की गारमेंटिंग भी होगी, वहाँ पर वीविंग भी होगी, निटिंग भी होगी, अंडर द वन रूफ, तो उससे बहुत फायदा होने वाला है। तीसरी स्कीम है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। मेरा ये विचार है कि प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम में अभी जो एक इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 300 से 400 करोड़ की रखी गई है। हमने सरकार से गुजारिश की है कि इसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि गारमेंट एक्सपोर्टर जो है 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जो छोटा गारमेंट एक्सपोर्टर है।
बहुत चंद एक या दो गारमेंट एक्सपोर्टर ही होंगे जो 300-400 करोड़ इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो इसका थोड़ा जो है टारगेट जो है बजाय 400 करोड़ या 300 से थोड़ा नीचे किया जाए, तो उससे काफी ज्यादा एक्सपोर्टर जो है उसका बेनिफिट। उम्मीद करें कि सर इन योजनाओं के जरिए सर मैं रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि समय आज इतना ही है इस कार्यक्रम के लिए। उम्मीद यही कि आने वाले दिनों में ये जो पूरा सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर वो आगे भी बूम करे और न सिर्फ इंडियन मार्केट को कैटर करे बल्कि वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़े, तभी हम इसको हम सक्सेस के पैमाने पर माप सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। जयकरण सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, HKL मग्गू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ राजगोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ललित ठुकराल जी, आप चारों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में हमें इन तमाम टेक्निकल पक्ष को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। तो आज के इस इन फोकस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।